अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है एनवायरमेंटल साइंस का। सॉरी, एक दो दिन क्लास नहीं ले सकी। कल तो इंटरनेट का इशू था, कल तो मैं रेडी थी और उससे पहले थोड़ी सी कुछ मसरूफियत थी। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अर्थ समिट। अगर एक आध कोई स्टूडेंट आ जाता है, वरना मैं ऐसे करूँगी। ठीक हो गया। अर्थ समिट है हमारा आज का टॉपिक। एक दो मिनट में हम स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा उसामा, आपने कुछ पढ़ा है एनवायरमेंटल साइंस में? खुद से क्या किया आपने? जो पिछले दो थे लेक्चर्स, वो आपने कवर किए हैं? खुद पढ़ा है आपने उसको डिटेल में, बुक वगैरह में? ये टॉपिक चैप्टर हमारा थोड़ा सा ही रह गया है। हमारा अर्थ समिट है, उसके पास एजेंडा 21 है मेरे ख्याल से। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और वो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी इसमें है। तो बस ये थोड़ा सा ही चैप्टर रहता है ये हमारा। एनवायरमेंटल साइंस जो है ना, वो थोड़ी सी लगती लेंथी है और थोड़ी सी शायद लेंथी हो भी। मेरा शायद सेकंड टाइम है, इसलिए मुझे अब थोड़ा मुश्किल नहीं लग रहा और सब्जेक्ट भी अपना। लेकिन ये है कि मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि अगर उसने थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल हाई हुआ, ठीक है, पेपर का, तो वो टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा देंगे, ठीक है। जैसे हमारी वो जो एंड में है EIA हो गया, IEE हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह हो गया, और हमारे पास वो सारी चीज़ें जो हैं मतलब थोड़ी सी जो टेक्निकल चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो वो चीज़ें देगा अगर हमारे पास डिफ़िकल्टी लेवल हाई हुआ, ठीक है, मीडियम ना हुआ, ठीक है, एवरेज ना हुआ। तो अगर एवरेज हुआ तो फिर तो इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसमें थोड़ा सा जो ये इन्वामेंटल गवर्नेंस वाला वो है चैप्टर है, ठीक है। इन्वामेंटल गवर्नेंस और इन्वामेंटल असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, और साथ में ग्लोबल इनिशिएटिव्स भी डाल दें, ठीक है। जो लास्ट वाले 3 पॉइंट हैं 6, 7, 8, ठीक है। इसके अलावा चीज़ आसान है। इसके अलावा आप इसमें इतना मेरे ख्याल से है कि आप लोग लिख सकते हैं 6, 7, 8 के अलावा। 6, 7, 8 जो है ना, तो उसमें थोड़ी सी तवज्जो से पढ़ने की, या थोड़ा सा उसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की थोड़ी सी ज़रूरत है, ठीक है। तो इंशाल्लाह बस हम जब चैप्टर नंबर ये 1 कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद 6, 7, 8 पे डायरेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। बीच वाला जो पोर्शन है वो आप लोग ईज़िली कर सकते हैं 1-2 दिन में, ठीक है। अगर तो सिर्फ इन्वायरमेंटल साइंस कर रहे हैं ना, तो बिलीव मी कि ये आपका 1 हफ़्ते का काम है। फर्स्ट 6, 7, 8 हो जाए तो ये बीच वाले जो 2, 3, 4, 5 है, ये आपका 1 दिन का वो 1 हफ़्ते का काम है। और मैं पास्ट पेपर्स के हवाले से डिस्कस करें। अच्छा, पास्ट पेपर के हवाले से मैं ये डिस्कस करूँ, एक सेकंड, शायद इस बुक में पास्ट पेपर्स हैं शायद। अच्छा, 2019 का जो पास्ट पेपर था, इस बुक में पास्ट पेपर नहीं है मेरे पास। अच्छा, मेरे ख़्याल से मैं इससे निकल नहीं सकती। यस, कंटिन्यू। अच्छा, 2019 का जो पास्ट पेपर था वो बहुत ज़्यादा नैरो था, ठीक है। मुझे आप 1 मिनट दे, मैं निकाल के ले आती हूँ। 2019 का तो मेरे पास है, एग्ज़ाम दिया मैंने। अच्छा, जो मैंने एक चीज़ नोट की है ना, वो ये है, मैं डिस्करेज बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ कि बाकी जो सब्जेक्ट्स थे ना, कंपैरेटिवली उनके लिहाज से इसमें हाईएस्ट मार्क्स 71 थे, ठीक है। मैंने वो सारे देखे थे, सबके हाईएस्ट मार्क्स देखे थे। यूरोपियन हिस्ट्री में 91 थे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल वो मुस्लिम लॉ वगैरह में 91 थे हाईएस्ट मार्क्स। लेकिन यूरोपियन हिस्ट्री इन्वायरमेंटल साइंस के जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो 71 थे, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को मैं देखूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि थोड़ी सी हमें इस सब्जेक्ट में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस में थोड़ी सी मेहनत हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। या ये हो सकता है कि स्टूडेंट्स ने वो नहीं किए, अपनी साइंस के टर्म्स नहीं यूज़ किए। एक मुझे ये चीज़ लगती है। दूसरा ये था कि वो पेपर जो था ना हमारा, वो बहुत ज़्यादा नैरो था। 1 मिनट, ज़रा मुझे 1 मिनट दे दें, मैं इसमें से अगर ढूंढ के निकाल लूँ तो। वो पेपर जो था ना हमारा, वो बहुत ज़्यादा नैरो पेपर था। और नैरो इन सेंस ये कि उसमें आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ के ना, उसको 20 मार्क्स का इस तरह करके दिया हुआ था।
तो मुझे एक वजह ये लगती है 71 भी इतने बुरे नहीं है, लेकिन मैं ये कह लूँ कि कंपैरेटिवली और सब्जेक्ट्स में मार्क्स बहुत ज़्यादा ऊपर गए हैं, ठीक है। मतलब जो नए नए सब्जेक्ट्स थे 91, कुछ तो जो टारगेट वाले थे उनकी तो बात, वो तो बात ही अलग है ना, लेकिन उसके अलावा वाले जो सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें मार्क्स ज़्यादा बहुत हाई गए हैं। और इन्वायरमेंटल साइंस में 71 थे। यूरोपियन हिस्ट्री अब मेरे अपने भी मेरे ख्याल से 60 हैं कि 59 हैं, इस तरह की कुछ हैं। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान से पेपर किया था, और जाहिर सी बात है कि मुझे टर्म्स वगैरह आती थी, तो मैं इस पेपर से सेटिस्फाई थी कि इसमें मेरे अच्छे मार्क्स होंगे। यूरोपियन हिस्ट्री से नहीं थी तो उसमें 71 है, और इसमें मेरे जितना मैं एक्सपेक्ट करी थी उससे कम है ना। तो ये है कि ये एग्ज़ाम ही खैर एक अनएक्सपेक्टेड सा है। आप कुछ भी अगर एक्सपेक्ट थोड़ा करते हैं और ज़्यादा आता है, ज़्यादा करते हैं कम आता है, तो वो इस तरह वाली है। तो क्वेश्चंस ये थे 2019 का पेपर देख लेते हैं। मुझे मिला है हाउ इज़ हैज़ार्डियस वेस्ट क्लासिफाइड एंड व्हाट आर द वेरियस ऑप्शन फॉर हैंडलिंग हैज़ार्डियस वेस्ट, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन है ना कि जिसमें उसने तो दो पार्ट्स दिए हुए हैं। एक पार्ट ये हो गया कि हाउ इज़ हैज़ार्डियस वेस्ट क्लासिफाइड, ठीक है। तो आप इसको 10 मार्क्स का लिखेंगे। एंड व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस फॉर हैंडलिंग हैज़ार्डियस वेस्ट, ठीक है, तो उसको आप 10 मार्क्स का लिखेंगे। ठीक हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। व्हाट आर द वेरियस मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व इन एटमॉस्फेरिक SO2 रिमूवल, ठीक है। अब ये एक ही क्वेश्चन है और इसको 20 मार्क्स का दिया हुआ है। हमारे पास डेटा इस पर इतना नहीं था, ना बुक में है ना इतना है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप वो 20 मार्क्स का इतना नहीं लिख सकते। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इसमें है एक क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टेटेड एंड रिवील्ड प्रेफरेंसेस मेथड यूज फॉर वैल्यूइंग द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि 2019 का जो पेपर था वो थोड़ा सिर्फ ये पेपर नहीं, सारे पेपर्स, ठीक है, वो थोड़े से नैरो पेपर्स थे, ठीक है। अब एक इसमें है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट आर द 5 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स कमिंग आउट ऑफ द फायर बर्निंग प्रोसेस। जस्ट आपने 5 एयर मेजर पोल्यूटेंट्स बताने हैं। इसका दूसरा पार्ट है स्मोक फॉर्मेशन अकर्स टू सर्टन एयर पोल्यूटेंट, व्हाट मीन्स एंड वेस्ट कैन बी यूज फॉर इट्स कंट्रोल, ठीक है। अब एक तो उसने खुद से बता दिया कि आपने 5 एयर पोल्यूटेंट्स बताने हैं, ठीक है। अब जो दूसरा पार्ट है व्हाट मीन्स एंड वेस्ट कैन बी यूज फॉर इट्स कंट्रोल, तो उसको आपने इतना लिखना है कि आपके 20 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाए। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, अगर आप मेरे ये पॉइंट समझ रहे हैं, तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि 2019 के तो बहुत नैरो पेपर था, ठीक है। फिर 2018-17 वो पेपर जो थे वो हमारे पास इजी पेपर्स थे, ठीक है। इजी इन अ सेंस कि उसके ऊपर आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। अब इसके हाईएस्ट मार्क्स बहुत, मतलब हाईएस्ट मार्क्स इसके लो हैं। एक मुझे ये वजह लग रही है कि हो सकता है कि डेटा इतना नहीं है स्टूडेंट के पास, या स्टूडेंट ने साइंटिफिक टर्म्स नहीं यूज़ की, ठीक है, या वो थोड़ा एक एवरेज खुद ही एग्जामिनर के लिहाज से थोड़ा सा एवरेज पेपर रहा है, ठीक है। तो ये 2-3 वजूहत हो सकती हैं। इसके अलावा ये है कि अभी तो मेरे पास सिर्फ 2019 का पेपर था, वही मैं सिर्फ एनालाइज़ करके आपको बता सकी हूँ। कल इस तरह करूँगी कि 3-4 पेपर्स और मैं 2016, 17, 18 का उठा लूँगी। ये 2016 से ही है, ये पीछे पहले नहीं था, ठीक है। ये रिवाइज जब किए सब्जेक्ट्स तो उसमें ये सब्जेक्ट आया, उससे पहले ये सब्जेक्ट नहीं था। तो 2016, 17, 18 ये तीनों पास पेपर्स में देख लूँगी और फिर मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। यूजुअली ये होता है कि क्वेश्चंस के 2 पार्ट्स होते हैं। 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और उस 20 मार्क्स के क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं। अब वो आपने करना इस तरह होता है कि हाँ, एक पार्ट आपने 10 मार्क्स का करना होता है। ये अलग अलग पार्ट्स नहीं होते, आप समझ रहे हो सामा, अलग अलग पार्ट्स नहीं होते। एक डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन दिया हुआ होता है और वो आपने इस तरह करना होता है कि फ़र्स्ट पोर्शन भी उसका 10 मार्क्स का होता है और सेकंड भी आपने 10 मार्क्स का करना होता है, ठीक है। अगर आपके पास ये मैं आपको एक ट्रिक की बता रही हूँ कि आप ऐसा करें कि आप लोग 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, आप हर उसमें 10 हेडिंग्स एटलीस्ट लिखने की कोशिश करें क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसमें अगर एक क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन के साथ बता दूं। इसमें अगर आप लोग 2019 का निकाल भी लें, ठीक है, इसमें हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है कि हाउ इज़ हैज़ार्डियस वेस्ट क्लासिफाइड एंड व्हाट आर द वेरियस ऑप्शन फॉर हैंडलिंग हैज़ार्डियस वेस्ट, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि हाउ इज़ हैज़ार्डियस वेस्ट क्लासिफाइड, इसको एक आपने इस पोर्शन को, मैं ऐसे कह रही हूँ, इस पोर्शन को आपने इतना करना है कि आपके 10 मार्क्स काउंट हों, ठीक है। एंड व्हाट आर द वेरियस ऑप्शन फॉर हैंडलिंग हैज़ार्डियस वेस्ट, तो इसमें एटलीस्ट आप 10 हेडिंग्स लिखेंगे व्हाट आर द वेरियस ऑप्शन फॉर हैंडलिंग हैज़ार्डियस वेस्ट, ठीक है।
इंसिनरेशन होता है, कंपोस्टिंग होती है, और इसके अलावा हमारे पास ये डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग हैज़ार्डियस वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है कि अच्छा दूसरा मैं आपको क्या बात बता रही थी, एटलीस्ट आप लोग अपने क्वेश्चन में 10 हेडिंग्स, ठीक है, ज़्यादा हों तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन एक पार्ट के लिए आपकी 10 हेडिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये था कि मैंने कौन सा क्वेश्चन किया था, मैंने किया था क्वेश्चन नंबर 4, यूट्रोफिकेशन इज़ अ phenomena used by the abnormal growth of algae in a water body. What are the reasons of algal bloom and how can this phenomena can be controlled, ठीक है। मैंने मेरे ख़्याल से ये किया था कि मैंने यूट्रोफिकेशन को डिफ़ाइन किया था, अब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि इस पेपर में मेरे 57 या 60 के बीच में मार्क्स हैं, ये क्यों है, ठीक है, हालांकि मैं इसमें ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, ठीक है। एंड एक मैंने इसके बाद जो किया था क्वेश्चन नंबर 6 किया था, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन EIA एंड स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट, ठीक है। अब देखें जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपसे वो दो बातें पूछता है और इसमें आपने उन दोनों बातों को अलग अलग एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, ठीक है। ये आपके हर पेपर में ऐसा ही है, सिर्फ इस पेपर में नहीं, हर पेपर में। पहले आपने इसमें ये बतानी है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस, ठीक है। पब्लिक पार्टिसिपेशन की क्या इंपॉर्टेंस है EIA में, ठीक है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होती है हमारी, ठीक है। ये भी हम टॉपिक पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह। और फिर हमसे वो दूसरी बात उसने ये पूछी है कि पहला आपने एक्सप्लेन कर दिया, उसकी कोशिश करें कि 10 हेडिंग्स आप बनाएं, ठीक है। 10 से ज़्यादा हो तो अच्छा है, लेकिन 10 से कम ना हो, ठीक है। फिर दूसरी बात वो आपसे पूछता है कि डिफरेंस क्या है, EIA में क्या डिफरेंस है और CEA, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने किया था क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 था पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन अ सेमी एरिड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, hence is more prone to climate change effects, ठीक है। explain what adaptation measures will be feasible in the situations of worst climate change in regions like पाकिस्तान। या तो मेरे MCQs केस स्टडी कर सकते हैं उस पर किसी कंट्री के हवाले से, देखें रेफरेंसेस आप दे सकते हैं, ठीक है। और आप किसका पूछ रहे हैं, EIA का पूछ रहे हैं, केस स्टडीज़ आप दे सकते हैं, रेफरेंसेस आप दे सकते हैं, रिसर्च पेपर से कुछ आप लिख के दे सकते हैं, जितना अपडेटेड डेटा आप डालेंगे उतना बेहतर होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इस ईयर तो कुछ 2019 में तो नहीं आया था, मेरे ख्याल से 2018 के 17 में ये है कि अगर आपसे कोई करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो रहा होता है ना, तो वो उसमें आपको दे देते हैं। अच्छा, 17 के 16 में किए था वो उस ईयर में हमारे पास स्मोक बहुत ज़्यादा थी लाहौर में, ठीक है, पंजाब में, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, तो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं आपको दोबारा ये बात बताती हूँ, दोनों मिस्टेक्स, ये दो मिस्टेक्स मैंने की हैं अपनी उसमें। एक, मेरी रिवीजन अच्छी नहीं थी, मैं लास्ट टाइम तक ये करती रही हूँ कि हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, रिवीजन अच्छी नहीं थी, मैं लास्ट टाइम मिनट तक ये करती रही हूँ कि नोट्स बनाती रही हूँ, ऊपर नॉलेज डालती रही हूँ और मेरे पास उसके लिए उसको रिवाइज़ करने के लिए टाइम नहीं था। और दूसरा वो है कि मेरे पास मेरे MCQs की प्रैक्टिस नहीं थी, तो मुझे यही दो मसले लगते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि एटलीस्ट आप लोगों का जनवरी का मंथ जो है तो वो आपकी रिवीजन के लिए और ये छोटी मोटी जो काम है उनके लिए हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने इंशाल्लाह 16, 17, 18 का पेपर हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। स्मोक पे हम लाहौर की एग्जांपल दे सकते हैं, यस, स्मोक पे आप लाहौर की एग्जांपल दे सकते हैं। दूसरी बात ये हमारे पास के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगते हैं, ठीक है, या जो मुझे समझ आई है, वो हमारे पास ये है कि आपका जो ये फर्स्ट चैप्टर है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वाला, जो आपका चैप्टर है, ये पॉइंट है आप लोगों का पॉइंट नंबर 4, ठीक है। इसमें से एक सवाल आपका कंफर्म है, ठीक है, एक से ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन एक सवाल आप लोगों का इधर से कंफर्म है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने, ये पोर्शन आप कंप्लीट करते हैं ना, तो एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का होता है, ठीक है, जितना मुझे समझ आया, ये मैं गैस नहीं कर रही, जितना मुझे समझ आया, ठीक है। इस दफ़ा उसमें यूट्रोफिकेशन आया था, डिजर्टिफिकेशन और वाटर लॉगिंग सैलिनिटी, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, हम लोग पास्ट पेपर एनालाइज करेंगे तो आप लोगों को एरिया समझ आएंगे। ये एरिया पॉइंट करने का मकसद ये है कि आप लोग वो पहले कर लें जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
तो इस पॉइंट में से मुझे यही समझ आया कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन वाला जो होता है ना, तो वो उसमें से एक ना एक क्वेश्चन कंफर्म होता है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर जो आपकी ये जो 6, 7, 8 है ना, ये इंपॉर्टेंट है। 6, 7, 8 वाला जो एरिया पॉइंट्स है ना, 6, 7, 8, ये इम्पोर्टेंट है। तो बस मुश्किल नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा अपडेट आप कर सकते हैं एग्ज़ामिनर को, और एग्जांपल्स दे सकते हैं, केस स्टडीज़ डाल सकते हैं, लेकिन देखें जो भी करना है इररिलेवेंट नहीं लिखना। ठीक है, जो चीज़ आपसे वो मांगता है ना, उससे इररिलेवेंट किसी भी पेपर में नहीं लिखना। थोड़ा सा एलोबरेट करें चीज़ों को, लेकिन इररिलेवेंट ना जाए। ठीक हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अर्थ समिट। अच्छा, ये हमारे पास क्या था, अर्थ समिट हमारे पास है 1972 में। हमारे पास ये भी स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। अच्छा हमारे पास क्या है कि अर्थ समिट हमारे पास हुआ था रियो डी जनेरो में। ठीक है, और वही हमारे पास ये था कि यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद हमारे पास ये अर्थ समिट हुआ था। ठीक है, अर्थ समिट हमारे पास ये था कि हमने उसमें भी यही बात की है कि हम लोग अपना जो एटीट्यूड है और बिहेवियर है वो हमारे पास चेंज होना चाहिए इन्वायरमेंट की तरफ। ठीक है, ये जो हमारे पास जितनी हमारे पास समिट्स हैं, ठीक है, और ये कन्वेंशन वगैरह है, ये ज़्यादातर हमारे पास जो है ना, अभी इस चैप्टर में जो हम इस सेक्शन में जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादातर वो यही बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ह्यूमन अवेयरनेस की बात करते हैं, किसके नाम से, ह्यूमन अवेयरनेस की बात करते हैं एनवायरनमेंट के लिहाज से। ठीक है, अब हमारे पास इसमें जो अर्थ समिट के जो एग्रीमेंट्स थे ना, वो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स थे, जिसमें हमारे पास एजेंडा 21 था, जिसमें हमारे पास जियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट था, और जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट थी फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स के बारे में। ठीक है, अब हमारे पास एजेंडा 21 क्या था, ये हमारे पास अचीवमेंट ऑफ द समिट हमारे पास है। ठीक है, कि वहाँ पे हमारे पास जब सब कंट्रीज़ मिली हैं, ठीक है, और उन्होंने हमारे पास क्या किया है कि उन लोगों ने कुछ गोल सेट्स किए हैं। ठीक है, उन लोगों ने हमें ये कहा है कि पहला गोल उनका ये था कि हम लोग क्या करें कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, ऑयल, कोल, गैस, ठीक है, इनको हम अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी से रिप्लेस करें। ठीक है, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या है, हमारे पास है सोलर एनर्जी है, ठीक है, विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, इनको हम लोग रिप्लेस करें, फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस कर दें इन एनर्जीज़ के साथ। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, एक तो हमारे पास रिन्यूएबल नहीं है, ठीक है, दूसरा वो हमारे पास पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे पास सोलर एनर्जी है या विंड एनर्जी है या वाटर है, ठीक है, तो ये एनर्जी जो हमारे पास है, ये हमारे पास एक तो रिन्यूएबल है, ठीक है, अनलिमिटेड है, और दूसरी बात ये कि ये हमारे पास पोल्यूशन में या इन चीज़ों में इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेफ़ है। ठीक है, इसको हम ग्रीन एनर्जी भी बोल सकते हैं, हमारे पास सेफ़ है। ठीक है, तो वो हमारे पास ये कहते हैं कि अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए, फॉसिल फ्यूल्स को हमारे पास रिलेट करना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारे पास जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज आ रहा है, उसमें हमारे पास क्या हो, कमी है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ये बोला है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसकी वजह से भी हमारे पास बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में इजाफा हुआ। ठीक है, एमिशंस की वजह से, व्हीकल एमिशंस की वजह से, और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आए। ठीक है, स्मोक हमारे पास काज हुई, पोल्यूटेड एयर काज हुआ। तो हम लोगों ने क्या करना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को कम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कम करना है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट वो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास मच और ग्रेटर अवेयरनेस हुई थ्रू दिस प्लेटफॉर्म अबाउट द स्कार्सिटी ऑफ वाटर। ठीक है, हैदर हैं इस वक्त क्लास में, उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया था, सॉरी मैं रिप्लाई नहीं कर सकी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पैटर्न्स ऑफ प्रोटेक्शन। अच्छा, ये जो हमारे पास टॉक्सिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि गैसोलीन है या पॉइजनस वेस्ट है, ठीक है, इसकी हमने स्क्रूटनी करनी है। स्क्रूटनी का मतलब ये कि इसके ऊपर बैन लगाने हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या करना है कि इसके ऊपर हमने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइन करना है। इसको हमने क्या करना है कि इसको हमने मतलब कम करना है, इसका इस्तेमाल हम लोगों ने कम करना है। यस, रिप्लेस विद इलेक्ट्रिक कार कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा जो हमारे पास इंजन है, ठीक है, वो हम कम लेड वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स है जिस पे हमारे पास फोकस किया गया था, या जिस पे हमारे पास बात की गई थी अर्थ समिट में। ठीक हो गया।
अच्छा, इसमें हमारे पास अर्थ समिट के एग्रीमेंट्स क्या हुए, एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास तीन चीज़ें आई, एक एजेंडा 21 आई, एक द रियो डिक्लेरेशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट आई, तीसरा हमारे पास आया स्टेटमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल। एजेंडा 21 किस चीज़ की बात करता है? एजेंडा 21 कहता है कि हमारे पास जो आज की जनरेशन है इसको हम लोगों ने रेडी करना है, जो हमारे पास नेक्स्ट सेंचुरी में चैलेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं कि हम लोगों ने इस एजेंडा 21 में डिटेल हमारे पास प्रपोजल्स दिए गए इन इश्यूज़ पे, जैसे कम्बैटिंग पॉवर्टी पे, चेंजिंग पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन कंजम्पशन। अच्छा, जो हमारे पास डेमोग्राफिक डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ अर्बन शिफ्ट, ठीक है, या बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, तो उसकी वजह से हमारे पास जो अर्बन डायनामिक्स डेमोग्राफिक चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने कंज़र्व करना है, मैनेज करना है नेचुरल रिसोर्सेज को, हम लोगों ने अपने इन्वायरमेंट को, एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करना है। ये सारे जो थे ना पॉइंट्स थे एजेंडा 21 के, ठीक है। हमने डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, हमने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हम लोगों ने प्रमोट करना है। देखें इन सब एजेंडाज़ में हमारे पास, हमने अर्थ समिट पढ़ी, ठीक है, उसमें भी हमारे पास ये बात करते हैं, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास और कॉमन फ्यूचर में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई, ठीक है। इस तरह हमारे पास अर्थ समिट में पहली दफ़ा बात की गई एजेंडा 21 पे, या इसमें हमारे पास फॉरेस्ट के प्रिंसिपल्स पे पहली मरतबा बात की गई, ठीक है। अब रियो डिक्लेरेशन हमारे पास क्या है ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, उसमें हमारे पास क्या किया कि वो हमारे पास आई, एक डिक्लेरेशन आई हमारे पास एजेंडा 21 को सपोर्ट करने के लिए। एजेंडा 21 में जो उन्होंने रूल बताए उनको हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे पास आया डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। अब इसमें हमारे पास ये कहते हैं कि हमारे पास जो ह्यूमंस हैं, इंसान जो हैं, वो हमारे पास प्राइम कंसर्न है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ठीक है। मतलब ये हुआ कि उनको हेल्दी फूड प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, उनकी लाइफ जो है वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो हमारे पास ह्यूमन जो है वो हमारे पास मेन सेंटर है, ठीक है। और फिर हमारे पास ये बात की गई जो हमारे पास इन्वामेंटल डिग्रेडेशन है, ठीक है, या इन्वामेंटल डिग्रेडेशन की वजह से जहाँ पे हमारे पास सीरियस थ्रेट है, ठीक है, या इरिवर्सिबल डैमेज है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास साइंटिफिक कॉजेज़ होनी चाहिए, ठीक है। साइंटिफिक हमारे पास, हम साइंस को यूज़ करें इन सब चीज़ों को क्या नाम है, डिग्रेडेशन से बचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये बोला गया, ये बात हमारे पास एक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात की गई जो हमारे पास स्टेट्स हैं वो हमारे पास सॉवरेन है अपनी रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। अब पाकिस्तान है वो अपनी रिसोर्सेज को जिस तरह यूज़ करता है करे, ठीक है, लेकिन उसको कोई भी हक नहीं हासिल कि वो इंडिया की रिसोर्सेज पे को एक्सप्लॉइट करे, ठीक है। या इंडिया है वो अपनी रिसोर्सेज जिस तरह के यूज़ करता है, पानी जिस तरह का यूज़ करता है, जो कुछ भी करता है, लेकिन उसको कोई भी हक नहीं हासिल कि वो पाकिस्तान के जो दरिया हैं पाकिस्तान में आने वाले, उनके ऊपर पल बांधे या उनको वो स्टॉप करे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात वो ये करता है कि हम लोग जो हैं तो पॉवर्टी को एडिकेट करें, ख़त्म करें, और जो हमारे पास वर्ल्ड वाइड डिस्पैरिटीज़ हैं, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड्स में, ठीक है, वही वाला जो हाई क्लास है, वो हाई कंट्री जो है, जो अमीर मुल्क है, जो डेवलप कंट्री हैं वो जिस तरह भी रहें, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो अंडर डेवलप कंट्री हैं, वो हमारे पास मतलब उनको इक्वल राइट्स नहीं है, ठीक है, इक्वल रिसोर्सेज नहीं है उनके पास। तो ये कहते हैं कि इस चीज़ को ख़त्म करना, ये हमारे पास रियो डिक्लेरेशन एजेंडा 21 का ये था हमारे पास एम, फिर रियो डिक्लेरेशन इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये बात है डेट फुल पार्टिसिपेशन हमारे पास औरतों की, मतलब औरतों को रोल देना है अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट है कि हमारे पास हम औरतों को उसमें पीछे ना रखें, ठीक है। मुझे इस चीज़ की ये समझ आई थी पिछली बार, इसके ऊपर एक पूरा क्वेश्चन है किसी पेपर में 2017 में है कि 16 में है, ठीक है, कि और मतलब औरतें जो हैं वो कैसे अपना रोल प्ले कर सकती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ समझ आई कि एक तो हाउस होल्ड हमारे पास जो वो होता है वेस्ट होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक भी होता है इनऑर्गेनिक भी होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक में हमारे पास ये सारे फल सब्जियां, इनके छिलके, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक हमारे पास फिर ये सारे प्लास्टिक और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है।
तो एक हमारे पास अगर हम औरतों को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, वुमेन को हम इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ ये होता है कि आपको एक वो उस चीज़ में हेल्प करती है, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट की ट्रीटमेंट अलग होती है, इनऑर्गेनिक वेस्ट की ट्रीटमेंट अलग होती है, ठीक है। दूसरी बात ये कि उनका जो यूजेज है पानी वगैरह का, ठीक है, जो उनका यूजेज है रिसोर्सेज का, वो डिफरेंट है या वो ज़्यादा है, ठीक है। वो हाउस कोर्स में वगैरह में भी यूज़ करती हैं, कपड़े धोना, ये सब कुछ करना, वो सब कुछ करना, उसमें उनका पानी का यूजेस ज़्यादा है। तो मुझे ये चीज़ समझ आती है कि औरतों के पास भी मतलब एक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, और उनको उसमें कैटेगरी में आगे इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट उनके उनके पास भी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात वो लोग ये करते हैं कि जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो वो ये बात करते हैं कि जो हमारे पास डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं तो वो अपना एक रोल प्ले करें इंटरनेशनल लेवल पे डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है। मेरे ख्याल से पहली मरतबा ये हमारे पास फॉरेस्ट के बारे में बात की गई है इस सब उसमें क्या नाम है समिट में। उसमें हमें बस ये कहता है कि जो हमारे पास कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो हमारे पास एक ग्रीन वर्ल्ड थ्रू रिफॉरेस्ट्रेशन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के थ्रू वो हमारे पास करने की कोशिश करें। ग्रीन वर्ल्ड देखें, डिफॉरेस्ट्रेशन ये होती है पौधों का काटना, ठीक है, दरख्तों का काटना, ठीक है, उसको एक बंजर ज़मीन में चेंज कर देना। और रिफॉरेस्ट्रेशन ये होती है कि उसी जगह पे नए पौधे उगाना और नए दरख्त उगाना, ठीक हो गया। दूसरी बात हमारे पास ये है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट को कंजर्व करें, ठीक है। आप दरख्त नहीं काट रहे, आप पौधे नहीं काट रहे, आप उस फॉरेस्ट को वैसे ही रहने दे रहे हैं, तो आप उसको कंजर्व करें, आप उसकी जो रिसोर्सेज हैं उनको बचाएं, ठीक है। उसमें जितने भी हमारे दरख्त हैं, ठीक है, उनको काटने से रोकें। अगर उसके फल हैं उसको प्रॉपर उसका यूजेज करें, ठीक है। अगर उसके जितनी भी हमारे पास उसके पैसा आता है वो उसी के ऊपर इस्तेमाल करें, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरी बात वो ये करते हैं कि जो स्टेट्स हैं उनके पास राइट हैं अपनी सोशो इकोनॉमिक नीड्स को देखते हुए अपने फॉरेस्ट को डेवलप करें। जो उनकी सोसाइटी या उनके जो रहन सहन है उसके मुताबिक वो लोग अपने फॉरेस्ट को डेवलप करें। मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो क्या नाम है प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं, ठीक है, या जो जिन इलाकों को हुकूमत ने इजाज़त दी हुई होती है जिन फॉरेस्ट को कि हम वहाँ से दरख्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ की लकड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, नेशनल पार्क्स वगैरह जो होते हैं, नेशनल फॉरेस्ट वगैरह जो होते हैं, तो उनको ये दिया हुआ होता है, इजाज़त मिली हुई होती है, ठीक है। तो वो यहाँ ये बात करना चाह रहा है कि हमारे पास जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसके मुताबिक आप लोग फॉरेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये हुआ कि स्पेसिफिक फाइनेंशियल रिसोर्स, अच्छा हमारे पास फाइनेंशियल फंड प्रोवाइड किया जाएगा सस्टेनेबल इकोनॉमिक और सस्टेनेबल पॉलिसीज़ को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है एजेंडा 21 वर्ल्ड समिट एंड डेवलपमेंट। मुझे ना ये तो हो गया, मुझे आप लोग ये नहीं बता रहे, मैं दोबारा आज पोस्ट भी कर दूँगी। अब अगर मेरे पास ये 2 स्टूडेंट्स हैं, मेरे ख्याल से एक उसामा होंगे, दूसरे कौन है मुझे पता नहीं है, लेकिन आप लोग काइंडली ये करें ना कि जो टॉपिक्स आप लोगों को समझ नहीं आ रहे आप लोग कमेंट में मुझे बता दें, अभी मुझे बता दें, मैं वही प्रिपेयर करके आ जाऊँ, वही मैं आप लोगों को समझा दूँ, वही मैं आप लोगों को पढ़ा दूँ। दूसरा ये आप लोग मुझे बताएं कि अगर पेपर डिस्कशन करनी है, अच्छा, अगर पेपर डिस्कशन करनी है तो ये सब्जेक्ट ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है। 2016, 17, 18, 19 4 ईयर्स के पेपर्स हैं। किसी दिन एक दिन पेपर डिस्कशन का वो रख देते हैं, लेक्चर रख देते हैं, उसमें हम 5 पेपर सारे डिस्कस कर लेंगे। दूसरा हम लोग ये कर सकते हैं कि टेक्निक्स वगैरह मैं कुछ बता दूंगी आप लोगों को। वालेकुम अस्सलाम। दूसरा ये कर सकते हैं कि हम लोग कुछ टेक्निक्स वगैरह डिस्कस कर देंगे, लेकिन काइंडली मैं आज एक पोस्ट करूँगी कि मुझे आप लोग टॉपिक्स बता दें, मुझे आप लोग एरियाज़ बता दें जो आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं जिसमें आप लोगों को डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही है, ठीक है। मुझे तो सिर्फ ये 4 पोर्शंस लगे हैं जिसमें थोड़ा सा कुछ समझाने की ज़रूरत है, वरना बाकी सारा जनरल है, ठीक है। एक ये था हमारे पास हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल थाट्स जो मैं अभी आपको करा दी हूँ, ठीक है। और उसके अलावा फिर हमारे पास है 6, 7, 8, ये 3 पॉइंट्स हमारे पास ये हैं। चैप्टर्स हमारे पास ऐसे हैं कि जिसमें कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। तो अभी हम लोगों ने किया है अर्थ समिट, आज के लिए इतना ही था। अब मैं इस तरह करूँ, पेपर डिस्कस लास्ट पे रख लेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, पेपर डिस्कशन लास्ट में रख लेंगे।
उसामा, मुझे आप ये बताएं कि आप ख़ुद से क्या कर रहे हैं इस सब्जेक्ट में, आपने भी कुछ पढ़ा है? जो टॉपिक मैं यहाँ पे करा रही हूँ क्या उसको आप डिटेल में पढ़ रहे हैं, समझ आ रही है आपको? और दूसरे शायद सर अरसलान ही है। पेपर डिस्कशन लास्ट में रख लेंगे, उसका कोई इतना इशू नहीं है, और वो आपको समझ भी तभी आएगी कि जब आप अपना सब्जेक्ट ख़त्म कर लेंगे तभी आपको समझ आएगी कि पेपर को करना क्या है। जिस पैटर्न पर आ रही हैं तो वो ठीक है हैदर, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग ये करेंगे कि अर्थ समिट के बाद हम लोगों ने कल करना है इंशाल्लाह, कल ये चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें अब कुछ है नहीं ज़्यादा, 3-4 टॉपिक्स ही हैं। एक हमारे पास है एजेंडा 21, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जितनी नॉलेज मेरे पास है ना, और जितना मुझे समझ आया, तो मैंने अभी स्टार्ट में भी बोला है कि हमारे पास जो लास्ट 3 वाले चैप्टर्स हैं वो थोड़े से टफ़ हैं, मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है कि उसमें थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है, या अगर वो आपको पेपर थोड़ा सा टफ़ देता है तो उधर से ज़्यादा देगा, ठीक है। कल हम लोग इंशाल्लाह ये चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। एजेंडा 21, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसका आप लोगों को आइडिया भी होगा, और ये बिल्कुल जनरल सी चीज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये 3-4 टॉपिक्स हैं, इसको ठीक है हैदर, ठीक है। ये 3-4 टॉपिक्स हैं, इसको हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोग साथ साथ इस सब्जेक्ट को चलाएं, ताकि मेरा एक वो टाइम भी जो है तो वो भी वेस्ट ना हो, ठीक है। मैंने अपना भी एग्ज़ाम देना है, ठीक है। और दूसरा, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा तब होगा जब आप ये सब्जेक्ट मेरे साथ साथ चलाएंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे बाद में नहीं पूछ सकते कि महीना गुजर जाएगा और उसके बाद अगर आप ये सब्जेक्ट स्टार्ट करें फिर आप मुझसे पूछेंगे इसकी टर्म का क्या मतलब है, या इस चीज़ का क्या मतलब है, या इस चीज़ को एक्सप्लेन करें, तो उस चीज़ का आपको फ़ायदा नहीं होगा। आप इस सब्जेक्ट को साथ साथ चलाएँ कि अच्छा, सब्जेक्ट को साथ साथ चलाएं आप लोग, साथ साथ आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप लोग पूछते जाएं, ठीक है। और मेरे पास JWT की बुक पे डिटेल्स नहीं कवर कर रहे, मैंने JWT की फ़ॉलो की थी उसामा। मुझे उस वक्त एक ये JWT की किसी ने गाइड की थी, JWT की इन्वायरमेंटल साइंस की गाइड की थी, और साथ में एक और बुक थी ना, तो वो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने JWT से ही किया था। असल में मैं आपको एक बात ये बताऊं उसामा कि डिटेल जितनी भी हो आपकी रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मैंने बिल्कुल वो एक सीखी हुई चीज़ है, सीखी हुई चीज़ है कि आपके पास मटेरियल जितना ज़्यादा हो, आपके पास वो जितना भी ज़्यादा हो, आपकी अगर रिवीजन नहीं होती आपको उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात ये बताऊँ मैं, थोड़ा सा पास्ट पेपर आप लोग एनालाइज़ करें, एक टॉपिक पे जितना मटेरियल चाहिए उतना मटेरियल सर्च करें, ठीक है। एक टॉपिक पे आप 10-10 और 15-15 पेजेस के नोट्स बनाएं, या एक टॉपिक पे आप इतना लिख दें जितनी आपको ज़रूरत नहीं है, तो ये काम प्लीज़ नहीं करें, ठीक है। अब हमारे पास जो आपको चीज़ मुझे लगता है कि एटलीस्ट ये हमारे पास काफ़ी होगी, ठीक है। ये बुक हमारे पास काफ़ी है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है वो गूगल करके देख लें, लेकिन इससे ज़्यादा डिटेल की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। हाँ, एक बुक लें, अच्छी बुक लें, और उस बुक में से अपने कॉन्सेप्ट इतने मतलब अच्छी तरह क्लियर करें कि आप उधर बैठ के एग्ज़ाम में आंसर दे सकें। मैं डिस्करेज बिल्कुल भी नहीं करी, हर किसी का अपने पढ़ने का स्टेमिना होता है, हर किसी का अपना लेवल होता है, हर कोई डिफरेंट पोजीशन चाह रहा होता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को डिस्करेज बिल्कुल भी नहीं करी, लेकिन मुझे ये लगता है कि 1 या 2 बुक से ज़्यादा अगर आप लोग करेंगे तो अपने आप को कन्फ्यूज़ करेंगे, ठीक है। या 1 या 2 से ज़्यादा रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग अपने आप को कन्फ्यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं, इंशाल्लाह हम लोग कल इस सेक्शन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करूँगी क्लास थोड़ी लंबी हो जाए और मैं टॉपिक्स बता दूँगी कि हम लोग को कौन कौन से कवर करने हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये बता रही थी कि अपनी इंग्लिश पे फोकस करें ज़रूर, डेली बेसिस पे 1 से 2 घंटे, ठीक है। अगर वो आपने नहीं किया तो फिर आप लोगों का कुछ फ़ायदा नहीं है, आप दूसरे सब्जेक्ट पे जितना भी कर दें। दूसरी, मेरे ख्याल से हैदर JWT के अलावा कोई और चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, कोई और बुक, तो सामा को बता दें। मेरे पास तो JWT ही थी, लेकिन मुझे ये इशू लगता है कि मेरा सब्जेक्टिव में मसला नहीं था, मेरा ऑब्जेक्टिव में था। पता नहीं मेरे MCQs कितने ठीक हुए होंगे, तो उसका बहुत ज़्यादा वो होता है, बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है, आपके MCQs का बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो हैदर, अगर JWT के अलावा कुछ और आप पढ़ रहे हैं
आप बता दें। और सब मुझे ये JWT की बुक अगर आपने अच्छी तरह से कर ली और अच्छी तरह समझ से कर ली तो मुझे ये बेहतर लग रही है, और अगर आपको नहीं बेहतर लग रही तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत टफ थे। अच्छा, मुझे याद बिल्कुल भी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव्स मतलब मेरे सब सब्जेक्ट्स में मेरे साथ यही इशू हुआ है। ऑब्जेक्टिव पे मैंने फोकस नहीं किया, थोड़ा उसी चीज़ ने मुझे मार दिया है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अब हम लोग ये कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल थॉट्स ख़त्म करेंगे कल। अभी मैं पोस्ट कर देती हूँ या कल पोस्ट करूँगी कि हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। हैदर आप भी और उसामा आप भी, बाकी दो स्टूडेंट्स के मुझे नाम नहीं वो हो रहा है कि पता नहीं कौन है हमारे साथ, लेकिन हैदर और उसामा आप लोग इस तरह करें कि आप लोग इन टॉपिक्स को थोड़ा सा डीप दे के आ जाएँ। ठीक है, एजेंडा 21 से लेके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स तक अगर कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आती तो मुझसे पूछ लें। वैसे इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होगा कि आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ है कि आपको समझ ना आए तो फिर वो मैं लेक्चर देने के बाद, अगर मैंने तो लेक्चर में क्लियर कर दी तो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैंने क्लियर ना की तो फिर मैं आप लोगों को लेक्चर देने के बाद बताऊँगी। ठीक है, जो समझने की चीज़ें हैं वो हमारे पास है लास्ट 3 पॉइंट्स। SDGs भी हैं। अच्छा, मेरे ख़्याल से मेरे पास पुराना मॉडल है, पुराना वो है, तो इसमें SDGs नहीं है। जो समझने की चीज़ें हैं ना वो आप लोगों के लास्ट 3 पॉइंट्स में है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों का एक सब्जेक्ट नहीं है थोड़ा सा, तो उसमें आप लोगों को थोड़ा सा ये है कि आपको शायद मैं ये नहीं कह रही कि मुझे पता है आप लोगों को नहीं पता, लेकिन शायद आप लोगों को ये पता ना हो कि EIA क्या होता है। हाँ, SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे पास ये बुक जो है ना ये पुरानी वाली है, तो इसमें गिवन नहीं है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं SDGs ठीक हो गया। अच्छा, तो ऐसी कुछ टर्म्स हैं, EIA हो गया, सी हो गया, SEA हो गया और IEE हो गया, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो शायद आप लोगों को, अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ नहीं है तो आप लोगों को पता नहीं होगा, थोड़ा सा टेक्निकल है, वो चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल है, तो उन चैप्टर्स में हैं पढ़ने के पॉइंट्स या थोड़ी सी समझने के पॉइंट्स हैं। और वैसे ये सब्जेक्ट इजी है, बस सिर्फ ये करना है कि थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करना है, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, और सोर्स एक या दो से ज़्यादा ना रखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। एक हम लोगों ने किया है, अर्थ समिट किया है। ठीक है, और कल से इंशाल्लाह ये करेंगे हम लोग कि इस पोर्शन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आप लोग की कोशिश करें कि मेरे साथ साथ इसको ख़त्म करते जाएं, अपने लिए शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं, जो भी आपकी सोर्स है तो उसमें से अपने लिए शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं। आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह फिर हम लोग कल ये सेक्शन ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।